नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। आज दोस्तों हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के 30 इम्पॉर्टेंट MCQs, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितने भी लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप इन्हें ध्यान से पढ़ लेते हैं 1 से 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के हुए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कि गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने को बाहर खड़ी है। पहला प्रश्न इकोनॉमिक्स का ये रहा आपके सामने। अल्पावधि में निम्न में से कौन सा संभव नहीं होता है? फटाफट बताएंगे दोस्तों, कौन सा संभव नहीं होता है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रौद्योगिक का उन्नयन, यानी कि जो अल्पविधि शॉर्ट टाइम में जो हम लोग कार्य को बढ़ाने का या फिर अतिरिक्त कर्मचारियों को लेने व अतिरिक्त कच्ची सामग्री प्राप्त करना होती है, जबकि प्रौद्योगिक का उन्नयन क्या रहता है, वो अल्पविधि में संभव नहीं हो सकता। किसमें? अल्पविधि यानी कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? इसका उत्तर है दोस्तों ये सभी, यानी कि मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, ये सभी चीजों से भारत के भुगतान संतुलन को ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारे पास। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यस्था होती है। क्या होती है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, ऋणात्मक, यानी कि जो दो वस्तुएं पूरक कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्स हों तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यस्था, यानी कि क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो रहती है वो ऋणात्मक होती है, जबकि जो पूरक न होने की दशा में क्रॉस कीमत प्रत्यस्था शून्य हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है इनमें से? उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों निगम कर। जो निगम कर लगता है, निगम में भी बहुत सारे कर हो जाते हैं, जैसे कि संपत्ति कर हुआ और आपका क्या बोलते हैं भू कर हुआ, भू राजस्व कर हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके निगम कर के अंतर्गत आती है। तो ये जो निगम कर रहते हैं वो संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत नहीं है? बताएंगे फटाफट कौन सा नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लाभ में कमी। जो औद्योगिक अस्वस्थता का तत्कालीन संकेत लाभ में कमी नहीं है, जबकि जो श्रमिक अशांति है वो बाजार साख का संकुचन, बाजार मांग में कमी, श्रम समस्या, यातायात और ऊर्जा संबंधी समस्या इस प्रकार की समस्या के अंग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय बैंकों की कहाँ अधिकतम शाखाएं हैं? फटाफट बताएंगे दोस्तों कहाँ पर हैं। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय बैंक की अधिकतम जो शाखाएं हैं वो हैं आपकी यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज्यादा शाखाएं भारत बैंकों की हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ब्रेटन वुड्स ट्विनिट्स कहलाता है? ब्रेटन वुड्स ट्विनिट्स कौन सा कहलाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे। तो ध्यान रखिएगा इसका प्रश्न का उत्तर है दोस्तों IMF और विश्व बैंक। IMF और जो विश्व बैंक है वो आपका ऐसा जोड़ा है जो कि ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाता है, क्योंकि IMF और विश्व बैंक जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है, वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि ये दोनों ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहलाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये अमेरिका में है। अमेरिका में इनकी जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी। कब हुई थी? 1946 में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ है क्या है? स्थिर वृद्धि प्रारंभ होती है। स्थिर वृद्धि जो है वो आपकी प्रारंभ हो जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गांव से छोटे कस्बे और बाद में शहर तक लोगों के जाने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चरणवार प्रवास। चरणवार प्रवास कहते हैं जो लोग छोटे कस्बे से बाद में शहर जाते हैं उनको ये कहा जाता है चरणवार प्रवास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। JB से का बाजार नियम कैसे स्वीकार्य नहीं था? किसे स्वीकार्य नहीं था? उत्तर बताएंगे इसका। इसका उत्तर है दोस्तों माल्थस। जो JB से का जो बाजार नियम था वो माल्थस को स्वीकार नहीं था। किसको नहीं था? माल्थस को स्वीकार नहीं था। और आप अगर कहें कि माल्थस बचत को ही मंदी का कारण मानते थे
जो बचत हम लोग करते हैं, जो सेविंग हम लोग करते हैं, अगर हम लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे तो बाजार में पैसा नहीं आएगा, और जब बाजार में पैसा नहीं आएगा तो आपका पैसों का रोटेशन खत्म हो जाएगा, और जब पैसों का रोटेशन खत्म हो जाता है तो मंदी आने का कारण माल्थस मानते थे, और ये बिल्कुल सही कारण है, मैं बिल्कुल माल्थस से सहमत हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका उत्तर है दोस्तों मूल्य वर्धित विधि। मूल्य वर्धित विधि जो है वो आपका राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, किस बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है? किसकी होती है? तो ध्यान रखिएगा, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा जो है वो बाजार स्थिति में फर्मों की अधिक क्षमता होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास, कृषि उत्पादों का श्रेणीकरण और मानकीकरण किसके माध्यम से होता है? तो फटाफट बताएंगे किसके माध्यम से होता है? तो ध्यान रखिएगा, विपणन और निरीक्षण निदेशालय जो रहता है उसके मानीकरण के माध्यम से कृषि उत्पादों का क्षेत्रीकरण और मानीकरण होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, उपविभाजन और विखंडन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय निम्न में से कौन सा है? तो कौन सा है? फटाफट उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर है दोस्तों चकबंदी। जो चकबंदी है, खेती के उपविभाजन और विखंडन यानी कि सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन की बुराइयों के लिए प्रभावी उपाय चकबंदी यानी कि कॉन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, उत्पादन का जो उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों, क्या उत्पादित करता है? इसका उत्तर है दोस्तों निवेश का उत्पादन के साथ जो है वो आपका उत्पादन फलन संबंध स्थापित करता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और बीज गणितीय ढंग से उत्पादन जो फलन को इस प्रकार हम लोग फॉर्मूला है, हम लोग इस उसके माध्यम से हम लोग व्यक्त कर सकते हैं कि Q इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ a b c डैश 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 n तक। हम लोग n नंबर टाइम्स तक जा सकते हैं, और हम लोग बीज गणितीय माध्यम से, मीन मैथमेटिक्स के माध्यम से हम लोग जो है उत्पादन फलन संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसकी लागत का हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अंतिम उपाय का ऋणदाता कौन है? अंतिम उपाय का ऋणदाता जो है वो आपका कौन है? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका ऋणदाता होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार जो है वो आपका माल एवं सेवाओं में निवेश का व्यय नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, श्री वाई.आर. रेड्डी की सेवानिवृत्ति के बाद आरबीआई का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो फटाफट बताएंगे जैसे कौन गया, किसे गया था आरबीआई का गवर्नर नियुक्त? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर श्री डी सुब्बा राव। जो श्री डी सुब्बा राव थे वो आपके वाई.आर. रेड्डी के बाद सेवानिवृत्त आरबीआई के गवर्नर बने थे। चलिए ठीक है, इसके बाद ही कौन बने, मतलब जो अगर हम लोग बोले तो 23वें गवर्नर, जो बेस्ट गवर्नर हम लोग आज की तारीख में मानते हैं, जिन्हें भी अभी हटा दिया गया है, वो थे दोस्तों रघुराम राजन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जिस बाजार से ऋण के रूप में धन प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा बाजार। मुद्रा बाजार जो है वो हम लोग उसे कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा, फर्म होता है। मतलब जो कंसल्टेंसी रहती है, जो आपकी फर्म रहती है, वो आपकी पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों को हटाना कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे पास, शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो आपका शब्द हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी रूप से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण अमेरिका देश आपके सदस्य है? फटाफट बताएंगे दोस्तों कौन सा है इसमें हमारा सदस्य? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है दोस्तों वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है हम लोगों का वो ऐसा दक्षिण अमेरिका देश है जो आप हमारे सदस्य ओपेक का सदस्य है। ओपेक जो है वो आपका उसमें 11 सदस्य होते हैं। ध्यान रखिएगा, 11 मेंबर्स होते हैं आप लोगों के ओपेक में। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना। और वो कौन कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, अल्जेरिया होता है, इंडोनेशिया होता है, ईरान होता है, इराक होता है, कुवैत होता है, लीबिया होता है, नाइजीरिया होता है, कतर होता है, सऊदी अरब होता है, संयुक्त अरब होता है, और अमीरात होता है, और वेनेजुएला होता है। ठीक है, ये हम लोग को ध्यान रखना है। इसमें
कोई सा भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अवनरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? तो किस अवधि के लिए बनाई गई थी? सब जानते हैं 1978 से लेके 83 तक ये पंचवर्षीय योजना थी, जो कि रोलिंग प्लान की जो अवधि है हम लोग जिसको बोलते हैं 1978 से 83 तक बनाई गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जब मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो LM वक्र है, LM वक्र क्या है? इसका उत्तर बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर है दोस्तों, दांत अंतरित हो जाता है, दाएं जो है वो अंतरित हो जाता है, यानी कि मुद्रा की मांग दी हुई होने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि से LM कर्व जो दाईं और अंतरित हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? फटाफट बताएंगे दोस्तों। राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? नेशनल इनकम का अंग कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, अंतरण भुगतान जो है आपका, वो आपका राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, किसके कारण किया जा सकता है? वित्तीय आपातकाल के दौरान, फाइनेंशियल क्राइसिस जब होते हैं आपके, तो उस आपातकाल के दौरान जो है अनुच्छेद यानी कि संविधान के आर्टिकल 360 में ये लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल 360 में ये लिखा हुआ है कि जब भी राष्ट्रीय आपदा यानी कि वित्तीय आपातकाल हो, फाइनेंशियल क्राइसिस जब देश में आए, तो केंद्र सरकार को ये हक है कि वो कर्मचारियों का वेतन कम कर सकती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, क्या है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका उत्तर है दोस्तों, आय में समानता। आय में समानता जो है वो आपका अल्प विकसित देशों में गरीबी का उपयुक्त विकल्पों में से सर्वोत्तम कारण है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न इकोनॉमिक्स का, आज के वीडियो का ये जो 30वां प्रश्न है, आपका प्रश्न है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि पैमाने के अनुसार प्रतिफल का नियम एक डैश 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 धारणा है। चलिए, आप लोगों को बताना है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर। मैं नहीं दूंगा दोस्तों, मैं इन क्वेश्चंस का जवाब इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कितनी कर रहे हैं, आप एग्जाम्स को लेकर कितने सीरियस हैं, तभी ये पता चलेगा कि कितना आप तैयारी में ध्यान दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर आप इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर उत्तर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हूँ मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।